नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक ऐसे त्योहार पर बात करने वाले हैं जो वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, पर महाराष्ट्र में इसकी बात ही कुछ और है। जी हाँ, गणेश चतुर्थी। और सवाल यह है कि भाई महाराष्ट्र में ऐसा क्या खास है, क्यों इतना ज़्यादा महत्व है इस त्योहार का वहाँ। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी सवाल की तह तक जाते हैं। मतलब गणेश चतुर्थी तो मनाते हैं सब, पर महाराष्ट्र वाला कनेक्शन वो ज़रा हटके है ना। तो चलिए आज इसी को खोलते हैं, देखते हैं। इसके पीछे ना कई चीजें, धर्म है, इतिहास है, समाज है, और फिर वो कल्चर वाली बात भी है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, जब हम ये समझते हैं कि किसी एक जगह पर कोई त्योहार इतना खास क्यों है, तो हमें उस त्योहार का पूरा जो बड़ा कल्चरल ताना बाना है ना, वो समझ आता है। ये दिखाता है कि कैसे एक धार्मिक चीज वक्त के साथ बदलती है और एक पूरे समाज की पहचान बन जाती है। भक्ति और इतिहास का ये जो मेल है ना, ये वाकई में काफी दिलचस्प है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल जड़ से, यानी इसका जो धार्मिक पहलू है। महाराष्ट्र में भगवान गणेश को एक तरह से राज्य का संरक्षक देवता मानते हैं, है ना। विघ्नहर्ता, हर अच्छे काम से पहले उनकी पूजा, ये तो मतलब वहां के कल्चर में रचा बसा है। हाँ बिल्कुल। और इस गहरी आस्था को ना और मजबूती मिलती है महाराष्ट्र के मशहूर अष्टविनायक मंदिरों से। ये 8 मंदिर हैं अलग अलग जगहों पर, और माना जाता है कि यहाँ गणपति की मूर्तियां स्वयंभू हैं। स्वयंभू? जी, मतलब वो खुद प्रकट हुई हैं, किसी ने बनाई नहीं। ओह अच्छा, ये तो बहुत खास बात है। जी, तो ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये महाराष्ट्र की, आप कह सकती हैं, आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा है। और यही वो गहरी धार्मिक जड़ें हैं, वो नींव है जिस पर गणेश चतुर्थी का इतना बड़ा उत्सव खड़ा हुआ महाराष्ट्र में। स्वयंभू, ये वाकई इन मंदिरों को और खास बना देता है। तो ये तो हो गई आस्था वाली बात, जो जाहिर है बहुत मजबूत है। पर जैसा आपने कहा, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, वो है इसका ऐतिहासिक पहलू। और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 19वीं सदी के अंत में। सही, उस टाइम भारत में ब्रिटिश राज था और अंग्रेज सरकार वो हमेशा चौकन्नी रहती थी। उन्हें डर लगता था कि कहीं लोग बड़ी तादाद में जमा होकर उनके खिलाफ कुछ कर न दे। हाँ, ये तो था, भीड़ जमा होने पर रोक थी। हाँ, मतलब सार्वजनिक सभाओं पर, बड़े जमावड़ों पर कई तरह की रोक टोक थी। और यही एंट्री होती है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। सुना है कि उन्होंने इस त्योहार को जैसे एक नया रूप ही दे दिया। बिल्कुल, तिलक जी एक बड़ी राष्ट्रवादी नेता थे। उनका मकसद था लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना, एकजुट करना। और उन्होंने गणेश चतुर्थी में, जो तब तक मतलब ज्यादातर घरों तक ही सीमित थी, एक बहुत बड़ी संभावना देखी। उन्होंने समझा कि धर्म के नाम पर लोगों को जोड़ना आसान है और शायद अंग्रेजों को सीधे सीधे शक भी ना हो। अच्छा, तो ये एक तरह की स्ट्रैटेजी थी, मतलब धार्मिक मौके का इस्तेमाल बड़े मकसद के लिए। ये कैसे किया उन्होंने? तिलक ने क्या किया, उन्होंने गणेश चतुर्थी को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला, उसे एक सार्वजनिक उत्सव बना दिया। उन्होंने सार्वजनिक गणेश मंडलों की शुरुआत की, उसे बढ़ावा दिया। सार्वजनिक मंडल मतलब ये बड़े बड़े पंडाल जो आज हम देखते हैं? हाँ बिल्कुल वही, बड़े पंडाल, उनमें गणेश जी की बड़ी मूर्ति, और फिर 10 दिन तक पूजा, भजन, कीर्तन। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ भाषण होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, और सबसे बड़ी बात ये थी, ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रह गए थे। अच्छा, मतलब इनमें कुछ और भी चल रहा था, कोई छुपा हुआ एजेंडा? हाँ, कह सकते हैं। इसका एक सामाजिक और राजनीतिक मकसद भी था। तिलक चाहते थे कि इन मंडलों के बहाने लोग एक जगह इकट्ठा हों, मिलें जुलें, बात करें, और यहीं पर उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना, आज़ादी की सोच जगाई जाए। ये ऐसी जगह बनी जहां जाति पाति, ऊंच नीच का भेद मिटाकर लोग सिर्फ भारतीय बनकर साथ आते थे। सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी कदम रहा होगा। ये तो वाकई कमाल की सोच थी। मतलब उस वक्त जब समाज इतना बटा हुआ था, तब एक त्योहार के मंच पर सबको साथ लाना, ये आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किलें आई होंगी, लेकिन तिलक जी की ये रणनीति काम कर गई। इन सार्वजनिक गणेश उत्सवों ने न सिर्फ लोगों का धार्मिक जोश बढ़ाया, बल्कि उनमें एक सामाजिक बराबरी का एहसास और राजनीतिक जागरूकता भी पैदा की है। ये मंडल धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को फैलाने का एक जरिया बन गए। तो धर्म और राष्ट्रवाद का ये जो मेल था, वो उस वक्त की जरूरत भी थी, और इसने गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में एक बिल्कुल नई पहचान दे दी। और
उस पहचान का असर थे आज तक है। आज भी महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मतलब ही है वो बड़े बड़े मंडल, वो विशाल मूर्तियां, धूमधाम, लाखों लोग। मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, हर शहर हर गली में वही माहौल दिखता है। हाँ, तो ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं रही, इसने आज के महाराष्ट्र में त्योहार मनाने के तरीके को ही बदल दिया है। एकदम सही कहा आपने। और यही जो ऐतिहासिक और सामाजिक बदलाव आया ना, इसी ने धीरे धीरे गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बना दिया। अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो ये त्योहार अब सिर्फ धर्म या इतिहास तक ही सीमित नहीं है। ये महाराष्ट्रियन आइडेंटिटी का, उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गया है। हाँ, जैसे मुंबई में लाल बागचा राजा कोई देख लीजिए, या पुणे में दगड़ूशेठ हलवाई गणपति। देश दुनिया से लोग आते हैं दर्शन करने। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, अब ये महाराष्ट्र की भव्य सांस्कृतिक विरासत को दिखाने का एक मंच बन गए हैं। वो मूर्तियों की कलाकारी, पंडालों की सजावट, संगीत, नाच गाना, झांकियां, सब मिलकर एक अद्भुत माहौल बना देते हैं। हाँ, और ये जो कल्चरल प्राइड है, ये सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है। छोटे कस्बों में, गांवों में भी लोग अपनी अपनी तरह से पूरी श्रद्धा और जोश के साथ सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाते हैं। ये उनके लिए अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़ने का एक मौका होता है। इस त्योहार के दौरान जो क्रिएटिविटी दिखती है, जो लोग मिलकर काम करते हैं, वो कमाल का होता है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, इसका निचोड़ क्या है? महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी क्यों इतनी खास है? तो पहली बात, गणेश जी में गहरी आस्था, उनका संरक्षक देवता होना, अष्टविनायक जैसे तीर्थ। दूसरी, लोकमान्य तिलक का वो ऐतिहासिक कदम, व्यक्तिगत पूजा को सार्वजनिक उत्सव बनाना, आजादी की लड़ाई से जोड़ना। सही। तीसरी, इससे जो सामाजिक एकता आई, जाति पाति की दीवारें टूटी। बिल्कुल। और चौथी, इन सब के असर से जो सांस्कृतिक गौरव बना, जो आज महाराष्ट्रियन पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। आपने एकदम सही तरीके से इसे सम अप किया है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक धार्मिक परंपरा को वक्त की जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है, और कैसे वो धीरे धीरे विकसित होकर एक पूरे इलाके की सांस्कृतिक पहचान का इतना मजबूत हिस्सा बन सकती है। तिलक जी ने जो किया, उसका असर सिर्फ उस वक्त तक नहीं रहा, उसकी एक स्थायी छाप है जो आज भी महाराष्ट्र के समाज और कल्चर में दिखती है। तो हमने ये समझा कि क्यों महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का स्थान इतना विशेष है। इसके पीछे गहरी भक्ति है, एक अहम इतिहास है, समाज को जोड़ने का संदेश है, और अपनी संस्कृति पर गर्व करने की भावना है। ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक त्योहार नहीं बनाते, बल्कि एक पूरी पहचान का जश्न बना देते हैं। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक धार्मिक मंच का इस्तेमाल इतने असरदार तरीके से सामाजिक और राजनैतिक लक्ष्यों के लिए किया गया। इसने न सिर्फ उस समय लोगों को जोड़ा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत तैयार की जो आज भी जिंदा है। बिल्कुल। और यहीं से ना एक सवाल दिमाग में आता है, जो हमारे स्रोतों से ही निकलता है, पर हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत बताते हैं कि तिलक ने इस त्योहार का इस्तेमाल लोगों को जातियों और वर्गों से ऊपर उठाकर एक करने के लिए किया, जो समय के हिसाब से क्रांतिकारी था। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल यह है कि आज के समय में जब समाज में बंटवारे के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं, तब क्या इस तरह के बड़े पैमाने वाले सामुदायिक उत्सव, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो या कोई और त्योहार, क्या वो आज भी सामाजिक दूरियां कम करने में उतने ही कारगर हैं? ये अहम सवाल है। क्या वो आज भी लोगों को उसी तरह जोड़ पा रहे हैं जैसा उनका मकसद था शुरू में? ये एक विचार करने वाला प्रश्न है। और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। उम्मीद है महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के इस खास महत्व को समझने में आपको कुछ नया मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।